नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, बंगाल चुनाव में प्रचार करेंगे किसान, रेल रोको आंदोलन रहा शांतिपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न की साजिश से इनकार नहीं। उन्नाव के खेत में मिले 2 दलित लड़कियों के शव, तीसरी की हालत गंभीर। पेट्रोल 100 के पार, मोदी ने पिछली सरकार को ठहराया जिम्मेदार। दिशा रवि की याचिका पर न्यूज चैनलों को हाई कोर्ट का नोटिस। खास खबरों के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का, इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आज देश भर में रेलों का आंदोलन किया। इस दौरान किसान खाली पड़ी पटरियों पर लेट गए। कुछ जगहों पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। बिहार की राजधानी पटना में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, तो हरियाणा के अंबाला, उत्तर प्रदेश के मोदी नगर, झारखंड की राजधानी रांची में किसानों ने प्रदर्शन किया है। किसानों ने एक बार फिर कहा है कि कृषि कानूनों के खत्म होने तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। रेल रोको आंदोलन को देखते हुए देश भर में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात की गई थीं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि किसान संगठन अब चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में भी जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि ऐसे लोगों को वोट न दें जो हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं। बता दें कि अब किसानों के आंदोलन को लेकर बीजेपी आलाकमान भी चिंतित है, क्योंकि किसानों के रेल रोको आंदोलन से ठीक पहले 2 बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं जो किसान आंदोलन के भविष्य से जुड़ी हुई हैं। एक तो पंजाब नगर निकाय चुनाव में आंदोलन समर्थकों की प्रचंड जीत हुई है, और दूसरी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अपने नेताओं से ये कहना है कि वे अपने अपने इलाकों में जाएं और किसानों के बीच जाकर उन्हें कृषि कानूनों के फायदे गिनाएं। तो आज का कृषि किसानों का जो आंदोलन था, चक्का जाम, रेल चक्का जाम आंदोलन, केवल 4 घंटे का था। इसे सांकेतिक प्रतीकात्मक माना जाना चाहिए। शांतिपूर्ण रहा, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई, जिसकी आशंका किसानों को लगी रहती है, क्योंकि जिस तरह की साजिशें उनके आंदोलनों के खिलाफ चल रही हैं उसमें कहीं भी कुछ घटित हो सकता है। लेकिन ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहा और अब किसान अपने आंदोलन को और धार देने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि किसान नेता चढ़ूनी ने कहा है, पश्चिम बंगाल में वो चुनाव में जाएंगे और मतदाताओं को बताएंगे कि किस तरह से सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही है। पंजाब में जो इसका असर देखा है, पंजाब में जिस तरह से बीजेपी और अकाली दल का मटियामेट हुआ है, उससे किसानों को ये एहसास हो गया है कि जब वोट पर चोट पड़ेगी तभी सरकारें चेतती हैं, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पूरी जो बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक रखी है, अगर वहां पर वो आंदोलन करेंगे और बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो उससे सरकार को चिंता होगी, बीजेपी को चिंता होगी और वो उन पर दबाव बनाने में मदद मिलेगी। तो एक सही रणनीति है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सीधे न घुसकर उसको प्रभावित करने की रणनीति है, और उसके जरिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति भी चल रही है। बीजेपी पहले ही घबराई हुई है, क्योंकि जाटों में जिस तरह से सरकार का विरोध पैदा हो गया है, उससे उसे लग रहा है कि ये आने वाले समय में लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश चुनाव में उस पर बहुत भारी पड़ सकता है। और अब अगली खबर का रुख करने से पहले आपसे 2 छोटी गुजारिशें। पहली गुजारिश तो यह है कि सत्यहिंदी.com का ऐप उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है। दूसरी गुजारिश यह है कि सत्यहिंदी.com पत्रकारिता के मानदंडों के हिसाब से पत्रकारिता कर रहा है और चाहता है कि आपको सच्ची और पक्की खबरें दें, अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करें, लेकिन उसके लिए भी साधन संसाधन की जरूरत पड़ती है। हम किसी कारपोरेट से उम्मीद नहीं रखते, हम सरकार से किसी तरह की दया की पात्र नहीं बनना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप जो कि चाहते हैं कि अच्छा कंटेंट आपको मिले, आप हमारा संबल बने, आप हमारा सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें, और इसके लिए हमारी जो सदस्यता योजना है उसमें हिस्सा लें। आप हमारे सदस्य बने, सब्सक्राइब करें और
उसके जरिए हमारी आर्थिक मदद करें। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। आप कृपया उसको क्लिक करके उसका ब्यौरा लें और अपने लिए एक सदस्यता जरूर चुन लें। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि गोगोई के खिलाफ कोई साजिश रची गई हो। अदालत ने कहा कि ऐसी किसी साजिश को गोगोई के द्वारा सुनाए गए फैसलों से जोड़कर भी देखा जा सकता है। इसमें एनआरसी को लेकर उनकी ओर से दिया गया फैसला भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि वो कौन है जिसने गोगोई के खिलाफ साजिश रची। अदालत ने यह बात पूर्व जस्टिस A.K. पटनायक की रिपोर्ट के आधार पर कही है। पटनायक कमेटी को जिम्मा दिया गया था कि वो गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों में अगर कोई साजिश है तो उसकी जांच करे। इस मामले में एक वकील उत्सव बैंस के द्वारा साजिश की बात कहे जाने पर जांच के आदेश दिए गए थे। अदालत ने इस जांच को भी बंद कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद बैंस ने कहा कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप सही साबित हुए हैं। अदालत के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चूंकि रंजन गोगोई ने एनआरसी से जुड़े मामलों में गंभीर रुख दिखाया था और इसलिए इस बात के ठोस कारण हैं कि कुछ लोग उनके फैसलों से नाखुश हों। बता दें कि रंजन गोगोई पर सीजेआई दफ्तर में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पद पर काम कर चुकी एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महिला ने 2019 में 19 अप्रैल को लिखे एक शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि गोगोई ने अपने निवास कार्यालय पर उनके साथ शारीरिक छेड़छाड़ की। जब उसने इसका विरोध किया तो कई बार उसका तबादला किया गया और उसे कई अन्य तरह से परेशान किया गया। महिला के मुताबिक 21 दिसंबर 2018 को उसे नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया था। महिला के पति और देवर को दिल्ली पुलिस की नौकरी से निलंबित कर दिया गया था, हालांकि बाद में उन्हें नौकरी पर बहाल कर दिया गया। तो ये पूरा मामला दरअसल ऐसा है जिससे शक जो है आज तक दूर नहीं हुआ है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि रंजन गोगोई पर ये आरोप लगा और फिर उस पर साजिश के भी आरोप लगे, उन पर जांच भी बैठाई गई, रंजन गोगोई को पाक साफ भी घोषित कर दिया गया और इस महिला कर्मचारी को बाद में फिर से बहाल भी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं दाल में काला लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रंजन गोगोई पर दबाव डालने के लिए ये एक प्लांट किया गया हो, उस औरत से ये शिकायत दर्ज कराई हो और फिर रंजन गोगोई को दबाव में लाकर मनचाहे फैसले करवाए गए हों। इससे अभी तक धुंध छटी नहीं है। जाहिर है अगर इस तरह की कोई साजिश थी तो ये पूछा जाएगा कि इस साजिश से किसको फायदा था, कौन चाहता था कि सीए के मामले में सरकार के हिसाब से फैसला आए, कौन चाहता था कि अयोध्या में मंदिर के मामले में सरकार जैसा फैसला चाहती है वैसा फैसला आए। तो ये बहुत संदेह के दायरे में है और इसकी जांच पड़ताल और अच्छे से होनी चाहिए, जिसकी संभावना बहुत कम दिखती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पूरी जांच को कहना चाहिए कि गड्ढमड्ढ कर दिया, पूरी चीजें सामने नहीं आ पाई हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जब इनकार नहीं किया जा सकता तो इसकी जांच करवाइए, इससे पता तो चले कि ये साजिश क्यों थी, किसने की थी, उसके पीछे क्या उद्देश्य था। और रंजन गोगोई को भी सामने आकर इस बारे में अपना वक्तव्य रखना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश थे, वो क्यों दबाव में आए, क्यों ब्लैकमेल हो गए और क्यों उन्होंने सरकार के हिसाब से फैसले सुनाए और उससे पूरे न्याय व्यवस्था को जो क्षति हुई है इसके लिए वो जिम्मेदार है, ये तो सब मानते हैं। तो ये पूरा मसला जो है अभी भी लोगों के दिमाग में संदेह पैदा कर रहा है और ये संदेह तब तक बने रहेंगे जब तक सच्चाई सामने आ नहीं जाती है। लेकिन ये भी सच है कि ये सच्चाई कभी सामने आते दिख नहीं रही है, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहेगी कि ये सच लोगों के सामने आए। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक खेत में 2 दलित लड़कियों के शव मिले हैं। दोनों में से एक की उम्र 13 और दूसरे की 16 साल है। तीसरी लड़की की उम्र 17 साल है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने कहा कि ऐसा लगता है कि दोनों लड़कियों की मौत जहर खाने से हुई है और मौके से जूझने या संघर्ष करने जैसे कोई साक्ष्य
नहीं मिले हैं। लड़कियों के भाई ने कहा कि उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे। भाई ने कहा कि ये तीनों खेत में चारा लेने गई थी, लेकिन बुधवार को उन्हें लौटने में देर हो गई थी। इस पर हम उन्हें खोजने के लिए निकले तो देखा कि वे चुन्नी से बंधी हुई थी। हालांकि लड़कियों की मां ने कहा है कि उनके हाथ पैर नहीं बंधे थे। पुलिस ने मामले में 4 युवकों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। ये घटना थाना असोहा के ग्राम बबुरहा में हुई है। उन्नाव के एसपी ने कहा है कि घटना स्थल पर झाग मिला है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच की जा रही है। लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा है कि हालांकि लड़कियों के भाई ने कहा है कि वे बंधी हुई थी, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि पुलिस के पहुंचने से पहले वहां से लड़कियों को हटाया जा चुका था। दोनों लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उनकी मौत कैसे हुई है। उन्नाव की इस घटना पर विपक्ष एक बार फिर से योगी सरकार पर हमलावर हो गया है, जो कि बहुत स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलित लड़कियों पर यौनाचार हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। इस मामले में क्या स्थिति है अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उन पर जोर जबरदस्ती के अभी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन 2 ही सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि कोई ऐसी आर्थिक परिस्थिति थी जिसकी वजह से तीनों बहनों ने जहर खा लिया हो, या फिर कोई ऐसा सामाजिक अपमान झेल रही थी वो जिसकी वजह से उन्होंने खुद जहर खाया हो, या फिर कोई ऐसे लोग थे जो उनकी आवाज को बंद करना चाहते थे, इसलिए उनको जहर दे दिया गया। जो भी है, तीनों में से अगर एक भी कारण है तो ये उत्तर प्रदेश सरकार पर लानतें भेजने के लिए काफी है। उत्तर प्रदेश सरकार, जब से योगी सरकार आई है, दलितों पर अत्याचार के मामले एकदम से बढ़ गए हैं और जो ऊंची जातियां हैं, जो दबंग जातियां हैं, वो दलितों पर हावी होने की कोशिश कर रही हैं, उन पर अत्याचार कर रही हैं और उनकी लड़कियों के साथ तमाम तरह के दुर्व्यवहार की शिकायतें लगातार आ रही हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार, जो अपने को हिंदूवादी सरकार कहती है, उसके चरित्र पर एक कहना चाहिए कि ये उसका प्रमाण है कि वो किस तरह के चरित्र की है और उसका चरित्र में दलितों पर अत्याचार उसका हिस्सा बना हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश में कई जगह पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई हैं। लोग सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरानी सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मध्यम वर्ग पर पेट्रोल डीजल की कीमतों का इतना भार नहीं पड़ता अगर पुरानी सरकारों ने ऊर्जा के आयात को घटाने की कोशिश की होती। बुधवार को मोदी ने कहा कि ऊर्जा के मामले में भारत को आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर काम कर रही है ताकि आयात पर निर्भरता कम हो। वहीं विपक्ष का कहना है कि कोरोना संकट के समय जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर कम हुई, तब भी मोदी सरकार ने ग्राहकों को राहत नहीं दी बल्कि और टैक्स बढ़ा दिया था। विपक्ष तेल में बढ़ी कीमतों के लिए मोदी सरकार द्वारा बढ़ाए गए टैक्स को जिम्मेदार ठहरा रहा है। बता दें कि अगर भारत में 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए में मिल रहा है तो इसमें करीब 60 रुपए केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स के ही हैं। वहीं डीजल में 54 रुपए टैक्स के होते हैं। ये टैक्स मनमोहन सिंह के समय करीब 12 रुपए होता था। तो प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के नेताओं, सरकार, सबकी एक आदत पड़ी है, एक जुमला उन्होंने गढ़ लिया है कि जो कुछ भी हो रहा है वो पिछली सरकार का, पुरानी सरकारों की देन है और वो तो पाक साफ है। 7 साल, 6.5 साल उन्हें सत्ता में हो गए हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनका इस देश की नीतियों पर, कार्यक्रमों पर और पेट्रोलियम की कीमतों पर किसी तरह का कोई असर नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो ये एक सरकार जो धोखाधड़ी कर रही है जनता के साथ, क्योंकि दुनिया जानती है कि मोदी सरकार ने आने के बाद पेट्रोल डीजल पर टैक्स 3 गुने करीब कर दिए हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जबकि तेल की कीमतें मनमोहन सिंह की सरकार के समय से आधी से कम हो गई हैं और एक जमाने में तो केवल 22-25 रुपए प्रति बैरल, 22-25 रुपए डॉलर प्रति बैरल हो गई थी। अभी 50-54 रुपए डॉलर, माफ कीजिएगा, 54 रुपए डॉलर प्रति बैरल हो गई है। तो भी में मनमोहन सिंह के समय ये 107 डॉलर प्रति बैरल से लेकर 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से झूठ पर झूठ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उनकी सरकारें बोल रही हैं। दूसरों पर दोष डालना आसान होता है, लोगों को गुमराह करना आसान होता है। ये फार्मूला उन्होंने सीख लिया है। यही प्रधानमंत्री हैं जो 2014 के
चुनाव प्रचार के दौरान सरकार पर हमला कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें तो 45 रुपये होनी चाहिए और मैं आया तो 45 रुपये कर दूंगा। इसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार पर तेल की कीमतें गिरी तो उन्होंने कहा मैं नसीब वाला प्रधानमंत्री हूं। तो आपको नसीब वाला चाहिए या बदनसीब चाहिए? अब ये नसीब वाले प्रधानमंत्री दूसरों को दोष दे रहे हैं, अपनी कारगुजारियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज की अंतिम खबर लेते हैं। टूल किट मामले में गिरफ्तार की गई दिशा रवि की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ और न्यूज 18 चैनलों को नोटिस दिया। दिशा ने उनकी निजी बातचीत को प्रसारित करने के लिए चैनलों के खिलाफ केबल टीवी नेटवर्क के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। याचिका में पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस उनकी निजी व्हाट्सएप चैट सहित जांच की सामग्री को मीडिया में लीक कर रही है। याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया कि वो पुलिस को इस मामले में निर्देश दे। हालांकि सरकार ने किसी भी सामग्री को लीक करने से इनकार किया है। दिशा रवि को पिछले रविवार को ही गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली की एक अदालत में पेश किए जाने पर उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। दिशा पर आरोप है कि उन्होंने इस टूल किट को तैयार करने और उसे सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। दिशा पर राजद्रोह, आपराधिक साजिश रचने जैसे कई गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि दिशा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था और इस टूल किट को बनाने में सहयोग किया था। इसके बाद से ही कुछ मीडिया व्हाट्सएप मैसेज और जांच की लीक हुई सामग्री के आधार पर दिशा रवि के मामले में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसी को लेकर वो कोर्ट पहुंची। कोर्ट में दिशा रवि ने कहा मीडिया के लिए जांच सामग्री को लीक करना गैर कानूनी है, निजता और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है और निर्दोषता की धारणा को खत्म करते हुए निष्पक्ष सुनवाई के आधार पर प्रतिपक्षपात करता है। इस प्रकार दिल्ली पुलिस की कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती। तो एक तरफ पुलिस लगातार व्हाट्सएप चैट और दूसरी चीजें लीक करके दिशा रवि के बारे में दुष्प्रचार करने का मौका गोदी मीडिया को दे रही है, केंचुआ मीडिया को। और केंचुआ मीडिया भी लोगों की गोपनीयता का कतई सम्मान नहीं करता है। वो भी मनमाने तरीके से उनका इस्तेमाल कर रहा है, उनका अपने हिसाब से उनकी व्याख्या कर रहा है और एक दुष्प्रचार अभियान दिशा रवि और जो भी आंदोलनकारी थे उनके खिलाफ ये चलाया जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पर्यावरण के लिए काम करने वाली, सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाले ऐसे युवा लोगों के खिलाफ पुलिस इस तरह के षड्यंत्र रचती है और हमारा मीडिया उस षड्यंत्र में शामिल होता है। अब देखना यह है कि जो नोटिस जारी किए गए हैं उसमें किस तरह की चीजें निकल कर सामने आती है। आखिरकार ये व्हाट्सएप चैट कैसे मिले मीडिया को? पुलिस ने लीक किए हैं तो पुलिस भी इसके लिए जिम्मेदार है और अगर उसका इस्तेमाल मीडिया ने किया तो वो तो जिम्मेदार है ही। और अगर मीडिया ने कोई गलत तरीकों से इस चैट को हासिल किया है तो वो तो और भी गैर कानूनी है। तो ये पूरा मामला बहुत ही सीधा सीधा ये है कि इसमें पुलिस और मीडिया की मिली भगत है और बदनाम करने की एक साजिश है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट अब आगे सुनवाई करेगा, हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। देखना क्या होता है। तो दोस्तों ये थी आज की खास खबरें। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।